ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब 1942 में बिला वजह जापान ने अमेरिकन जजीरे पर्ल हार्बर पर हमला किया था। उसके जवाब में अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर साउथ पैसिफिक रीजन में जापान के आबदोजों को तबाह करने के लिए निकल चुके थे। उनमें से एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट हवा में ही रास्ता भूल जाता है। एयरक्राफ्ट में 3 लोग सवार थे, पायलट हायरल, बॉम्बर यानी बम गिराने वाला टोनी, और रेडियो मैन जो रेडियो को कंट्रोल कर रहा था जीन था। अब सिग्नल ना होने की वजह से उनका राब्ता कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट हो चुका था। बार बार कोशिश के बावजूद वो लोग कंट्रोल रूम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। पायलट हायरल रेडियो मैन जीन से कहता है कि राब्ता करने की कोशिश करो क्योंकि जहाज में फ्यूल खत्म होने को है। अब जीन्स की कोशिश के दौरान उनका रेडियो जापानीज रेडियो में कनेक्ट हो जाता है और जापानीज रेडियो की आवाजें आना शुरू हो जाती है। इसके बाद जीन अचानक रेडियो बंद कर देता है। अब पायलट हायरल उन दोनों से कहता है कि हमारे पास समंदर में लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हायरल कहता है बी केयरफुल, अब हम समंदर की तरफ लैंडिंग को जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट के फौरी लैंडिंग के बाद हायरल का बैलेट तो खुल जाता है, मगर टोनी और जीन का बैलेट ना खुलने की वजह से वो एयरक्राफ्ट के साथ डूबते जा रहे थे। अब अचानक इन दोनों का बेल्ट खुल जाता है, वो ऊपर आ जाते हैं लाइफ जैकेट की वजह से। अब इनके पास सिर्फ एक एयरबोट थी, वो उसे खोलते हैं और तीनों उस पर सवार हो जाते हैं। अब इनके पास ना कुछ खाने को है और ना कुछ पीने को। इनका सारा राशन एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका था। अब ये तीनों जानते थे कि ये बुरी तरीके से इस भयानक समंदर में फंस चुके थे। अब ये तीनों उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिकन नेवी का एयरक्राफ्ट आएगा और इनको बचाकर वापस ले जाएगा। इन ही लम्हात में इन्हें दूर से अमेरिकन एयरक्राफ्ट नजर आ जाता है। अब हायरल टॉमी और जीन को कहता है कि अपना पैराशूट निकालो, जिसे लहराकर हम एयरक्राफ्ट को इशारा दे देंगे, मगर टॉमी और जिम हायरल से कहते हैं कि हमारा पैराशूट एयरक्राफ्ट के साथ डूब चुका है। अब ये तीनों अपनी लाइफ जैकेट निकालकर उसे लहराना शुरू कर देते हैं ताकि एयरक्राफ्ट उसे देखे और उनकी मदद कर सके, मगर इनकी ये कोशिश नाकाम जाती है क्योंकि काफी दूर होने की वजह से एयरक्राफ्ट इन्हें नहीं देख पाता और वो दूर से ही वापस चला जाता है। अब बगैर कुछ खाए पिए इनका एक दिन गुजर जाता है। इनका एयरबोट काफी छोटा था, इसमें इतना स्पेस भी नहीं था कि ये तीनों एक टाइम पर सो सके। वो 1 बाय 1 अपनी नींद पूरी करते थे। काफी प्यास लगने पर अब हायरल अपने शूज में पेशाब करके उसे पी लेता क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पीने के पानी का कोई सोर्स नहीं है। अब हायरल टोनी और जिम से कहता है कि हवाई हमसे 1900 माइल दूर और हमारे पीछे अमेरिका 6000 माइल है। कुछ हफ्तों में हम वहां पहुंच जाएंगे। अब टोनी हायरल से कहता है कि वहां पहुंचते पहुंचते उससे पहले हम मर चुके होंगे। अब जिम उन दोनों से कहता है कि समुद्र में छोटी मछलियां काफी होती हैं, अगर हम उनका शिकार करें तो हम जिंदा रह सकते हैं। उनमें से एक के पास गन का मैगजीन होता है, तो मैगजीन का स्प्रिंग निकाल कर मछली पकड़ने का कांटा बना लेता है। काफी गर्मी होने की वजह से जिम पानी में छलांग लगा देता है। अब हायरल जिम को कहता है कि इस एरिया में शार्क बहुत ज्यादा होते हैं। उसके डराने पे जिम वापस दोबारा बोट पे आ जाता है। अब 5 दिन गुजर चुके थे। वो लोग काफी भूखे भी थे और प्यास से भी निढाल थे। अब टोनी समुद्र का पानी पीने की कोशिश करने ही वाला होता है। हायरल उसे रोक देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ये पानी पी लिया तो तुम्हारा जिस्म कमजोर पड़ जाएगा। अब हायरल सोच रहा था कि उसकी गलती की वजह से वो लोग यहाँ फंस चुके थे क्योंकि हायरल बगैर पूछे वेस्ट की तरफ जा रहा था कि पूछने पर सही वे ईस्ट पे था। इसी सोच के साथ ही हायरल अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे एक पेंसिल मिल जाता है। वो उस पेंसिल की मदद से अपने लाइफ जैकेट पर नक्शा बनाना शुरू कर देता है। अब ये लोग देख रहे थे कि हवा का रुख इनके एयरपोर्ट को किसी भी रुख पर ले जा रहा था। अब ये अपने लाइफ जैकेट की मदद से लंगर बनाते हैं और उसे पानी में
फेंक देते। उसके बाद उनका एयरबोट स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ रात हो जाती है। रात में तूफानी बारिश आ जाती है। अब ये लोग काफी दिनों बाद पानी पी रहे। काफी दिन गुजर चुके थे। जिम पिछले 7 दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर उसके हाथ कोई मछली नहीं लग रहा। अब जिम चाकू निकालकर पानी में हाथ से ही मछली मारने की कोशिश करता है। उसके हाथ से चाकू नीचे लग जाता है। उसे ये लगता है कि चाकू उसके एयरपोर्ट पर लगा है। वो हायरल से कहता है कि ये चाकू एयरपोर्ट पे लग चुका है। अब हायरल उससे कहता है कि ये चाकू निकालना मत, हमारे चाकू निकालने पर ये निकल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिम चाकू को ऊपर कर लेता है। अब उसे पता लगता है कि उसने एक शार्क के बच्चे को मार दिया है। अब वो शार्क के बच्चे के पेट को चीरते हैं, उसमें छोटी मछलियां निकालकर काफी दिनों बाद खाने का मजा लेते हैं। कुछ लम्हे बाद ये लोग देखते हैं कि इनके बोट के चारों तरफ शार्कों ने घेर लिया है, क्योंकि शार्क के बच्चे को शिकार के बाद उसको थोड़ा सा समंदर में गिर चुका था, जिसकी वजह से ये शार्क आ चुके थे। अब कुछ ही लम्हे बाद ये शार्क वहां से चले जाते। अब हायरल उनसे कहता है कि साउथ पैसिफिक सी शार्कों से भरा हुआ है। 15 दिन गुजर चुके थे। अब टोनी के हाथ में गन था। अब जिम टोनी से गन लेने को कहता है और उसे कहता है कि चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। वो गन लेते ही आगे देखता है कि उसके बोट पर एक परिंदा आकर बैठ चुका था। वो उसे निशाना लगाकर गोली मार देता है। इतने में हायरल वहां से उठकर पानी में छलांग लगाता है और उस परिंदे को पकड़कर बोट में लाता है। अब 15 दिनों में उन्हें दूसरी बार खाने को कुछ मिला है। ये 20वां दिन था। अब हायरल नींद से उठता है और देखता है कि बाकी 2 लोग भी सो रहे हैं। कोई भी बोट को कंट्रोल नहीं कर रहा, जिस पर हायरल गुस्सा हो जाता है। कहता है अगर हम इस तरह करते रहे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अब बाकी दोनों हायरल पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे मिस्टेक की वजह से हम यहाँ पे आए हैं पहले। अब हायरल काफी उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अब कुछ लम्हे बाद चाकू की मदद से हायरल अपने शूज के 2 हिस्से कर लेता है, जिससे वो 2 टापू बना लेता है। अब वो अपनी बोट को मनपसंद डायरेक्शन पर ले जा सकते। अब टोनी उन दोनों से कहता है कि जो सबसे पहले साहिल को देखेगा, बाकी दोनों उसे उसके मनपसंद जगह पर डिनर कराएं। अब 30 दिन गुजर चुके थे। इनके जिस्म में एनर्जी खत्म हो चुकी थी, प्यास और भूख की वजह। अगले ही दिन वहाँ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अब ये लोग काफी दिनों बाद पानी पी रहे होते हैं, मगर बारिश की शिद्दत काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनका बोट उलट जाता है। अब ये लोग उल्टे रखे एयरबोट को पकड़े हुए थे, मगर उन्हें टोनी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि टोनी पीछे साइड पर बोट को पकड़े हुए था। और वो तीनों मिलकर बोट को सीधा करते हैं और उस पर दोबारा सवार हो जाते हैं। इस तूफान में इनके पास अब कोई औजार भी नहीं रहा। इनका चाकू समेत काफी चीजें बह जाती। अब ये लोग जिंदा लाशें थी, क्योंकि ये लोग जीने की उम्मीद खो चुके थे। अब ये मौत का इंतजार कर रहे थे। अब प्यासा, भूखा, थका टोनी हाथ से शैम्पू बनाकर पानी में धक्का देता है। जिस्म में अब मजीद एनर्जी नहीं रही। 34वां दिन आ चुका। अब टोनी हल्की आवाज में कहता है कि मैंने सपने में ग्रीन खेत देखा है, मगर उसके जवाब में हायरल उसे कहता है कि मैंने ये 2 मरतबा सपना देखा है। अब हायरल अपने हाथ से समंदर का थोड़ा सा पानी उठाकर पीने लगता है कि ये जिंदगी की उम्मीद हार चुका था। अब कुछ आगे जाने के बाद जिम ये कहता है मुझे कुछ सब्जा सब्जा नजर आ रहा। अब ये तीनों कश्ती पर खड़े होकर देखते हैं कि उन्हें एक आइलैंड नजर आ जाता है। 34 दिनों बाद उन्हें एक खुश्क जमीन मिल जाती है। अपने हाथ की मदद से पानी में कश्ती को धकेलते हैं और वो किनारे तक आ पहुंच। ये जिस साहिल पे पहुंचे हैं उसका नाम पोका पोका बीच है। अब इन्हें 2 झोपड़ियां नजर आती हैं। ये उठते हैं और उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं। इसके साथ ही ये मूवी द अगेंस्ट द सन जो 2012 में रिलीज हुई थी, उसका दी एंड हो चुका है। इस मूवी की स्टोरी रियल बेस है, जो हमें ये सबक देता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।